वेलकम टू मौर्य क्लासेस। आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम फिर से एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। कक्षा 10 चैप्टर नंबर 5 सामाजिक विज्ञान। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार चैप्टर है बेटा, और बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये चैप्टर तो सभी बच्चों को याद करके जाना ही है, क्योंकि ये आपकी नैया पार कर देगा बेटा। क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आपको याद करना होगा, ठीक है ना। और सारी चीजें बड़ा एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। भारत चैप्टर का नाम क्या है? भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। यानी भारत में विरासत के रूप में हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ये गुजरात बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई इस चैप्टर का बेसिक क्या है, ये चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, वो सारी चीजें बड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई विज्ञान क्षेत्र में विरासत के रूप में हमें क्या क्या मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको धातु विद्या के बारे में आपको पढ़ेंगे, फिर रासायन विद्या के बारे में बताएंगे, फिर वैदिक विद्या क्या होता है, शैल चिकित्सा क्या होता है, गणित शास्त्र के बारे में बताया जाएगा, और बाकी बचे हुए अन्य जो विज्ञान हैं उनके बारे में समझाएंगे, जैसे कि खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र क्या है। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे वास्तु शास्त्र क्या है। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें बड़ा वो है, एक ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये दोनों इंपॉर्टेंट है बड़ा, एक और एक ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार एग्जाम के लिए आते रहते हैं। सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई भारत में विरासत के रूप में हमें क्या क्या चीजें मिला है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संशोधन ने विश्व के देशों को एक दूसरे के साथ नजदीक ला दिया है। ये किसके कारण हुआ है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। देश विदेश के बीच आंतरिक संबंधों का सरल बना दिया है। विश्व के तमाम देशों के बीच बहुत सहयोग बढ़ाया है और अभिगम पैदा हुए हैं। सभी राष्ट्र और विश्व शांति सह अस्तित्व की तरफ अमुख हैं। अर्थ विज्ञान, अगर आपसे पूछे कि भाई विज्ञान अर्थात क्या, तो विज्ञान मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान मतलब व्यवस्थित ज्ञान। और टेक्नोलॉजी अर्थात, अगर आपसे पूछे विज्ञान का मतलब पूछे तो खाली आपको लिखना है व्यवस्थित ज्ञान, और अगर आपसे पूछे कि भाई टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है तो आपको लिखना है विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है भाई साहब? विज्ञान की व्यवहारिकता, व्यवहारिक उपयोगिता। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों शब्द अलग होने पर भी एक साथ जुड़े हुए हैं, जबकि विज्ञान अलग है और टेक्नोलॉजी अलग है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज को व्यवस्थित ज्ञान, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है विज्ञान के व्यवहारिक उपयोगिता। क्लियर बेटा? ये दो टॉपिक पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। एकदम आसान भाषा में अच्छे टॉपिक्स को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक क्या है बेटा? कि प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेंगे? एमसीक्यूज। हमारे प्राचीन भारत के महान ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल विरासत दी है, जिसमें धातु विद्या, रासायन विद्या, वैदिक विद्या, शैल चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तु शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ऐसे अनेक क्षेत्रों में ऋषि मुनि ने हमें बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ये हमारे भारत की गौरव की बात है। भारत ने मात्र साहित्य में नहीं
साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा, तत्व चिंतन क्षेत्रों में भी योगदान नहीं दिया, बल्कि अलग अलग विज्ञान और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया है। मतलब इसमें तो उन्होंने योगदान दिया ही है, साथ साथ में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी बहुत योगदान दिया है। आर्य व चीन युग के संशोधन द्वारा पता चला है कि भारत आध्यात्मिक विचारधारा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु भी रखता है। अधिकांश वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी मतलब वैज्ञानिक और टेक्निकल खोजों ने भी किसी न किसी रूप से प्राचीन भारत के विज्ञान के तत्व को भी शामिल किया गया है। चलिए सबसे पहले बड़ा मैं आप लोगों को आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बड़ा 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे मैं एकदम ध्यान से समझाऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा, ध्यान से याद रखना। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल से ही भारत के लोग धातु विद्या का अपने व्यवहारिक जीवन में क्या कर रहे हैं, उपयोग करते हैं। फिर से, प्राचीन काल से ही भारत के लोग धातु विद्या अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। प्राचीन भारत में धातु विद्या में अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की, अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की हैं। फिर से, धातु विद्या ने क्या प्राप्त किया, अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की हैं। अगर कुछ उदाहरण की बात करूं बड़ा, तो आपके सामने यहाँ पर उदाहरण कुछ पिक्चरों में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे कि एक तो सिंधु कालीन संस्कृति में से मिली धातु, इसकी नरकिति की प्रतिमा। तक्षशिला में से क्या प्राप्त हुआ, कुषाण राजाओं के समय भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं मिली। और चोल राजाओं के समय तैयार धातु शिल्प चेन्नई के संग्रहालय में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य कला। ठीक है, उत्कर्ष उदाहरण। और भगवान नटराज का शिल्प और धनुधारी राम का शिल्प कलात्मक देवी देवताओं और पशु पक्षी और सुपारी काटने का सरौता, ये सारी चीजें बड़ा इसका किससे बना हुआ है, धातु विद्या, जो एक इसका उत्तम उदाहरण माना जाता है। अगर आपको उदाहरण पूछे तो यही सारे 4-5 नाम आपको याद रखने का, जैसे कि आपको याद रहेगा धनुधारी राम का शिल्प और कलात्मक देवी देवताओं और पशु पक्षी और सुपारी काटने का सरौता, ये याद रहेगा। और एक चीज याद रखना, महादेव नटराज का शिल्प भी मिला। और उसके बाद नृत्य कला के भी उदाहरण और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बड़ा कहाँ से प्राप्त हुई, धातु विद्या से प्राप्त हुई। ये सभी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये धातु शिल्प बनाने की परंपरा लगभग 10वीं से 11वीं सदी से शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि धातु विद्या की शुरुआत कब से हुआ था, तो 10वीं और 11वीं सदी से शुरू हो गया था। क्लियर बेटा, आपको धातु विद्या के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को एक क्वेश्चन याद करना है धातु विद्या के बारे में। ठीक है ना, अच्छे से याद कर पाओगे ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बेटा, क्लियर। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा रासायन विद्या के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क में आने वाला है, 4 मार्क्स में आने वाला है बेटा। तो जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, अच्छे से समझना है बेटा। क्लियर। चलिए रासायन विद्या क्या होता है, इनके बारे में डिटेल वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो रासायन शास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। चलिए फिर से, रासायन शास्त्र क्या है, प्रयोगात्मक विज्ञान है। यह विद्या अलग अलग विविध मतलब होता है अलग अलग खनिजों, पौधों, कृषि के लिए बीज, अलग अलग धातु का निर्माण, उसमें से परिवर्तन और स्वास्थ्य दृष्टि जरूरी औषधि का निर्माण में उपयोगी होता है। मतलब रासायन विद्या से आपको स्वास्थ्य परिवर्तन या स्वास्थ्य से रिलेटेड औषधि का निर्माण कराया जाता है। जैसे खनिजों, पौधों, कृषि के लिए बीज,
अलग अलग धातुओं का निर्माण, इस सारी चीजें कहाँ से पाया जाता है बेटा? रासायन विद्या में पाया जाता है। रासायन विद्या के शास्त्रियों के नाम बात करूं, मतलब कौन थे शास्त्री? तो नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन, क्या नाम था उनका? जो कहाँ से पढ़ाई किए थे? नालंदा विद्यापीठ से पढ़ाई किए थे। और बौद्ध आचार्य, इसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का क्या माना जाता है बेटा? आचार्य माना जाता है। उन्होंने रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसे ग्रंथ भी लिखे हैं। भाई, आचार्य नागार्जुन ने कौन से 2 ग्रंथ लिखे? एक रस रत्नाकर, दूसरा आरोग्य मंजरी नाम के ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने कौन लिखा था? तो आचार्य नागार्जुन जी ने लिखा था बेटा। ठीक है, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखा था। क्लियर कि 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट और बड़ा ये बड़ा देख सकते हो एग्जाम्पल में, रस रत्नाकर और दूसरा आरोग्य मंजरी नाम की ग्रंथ का निर्माण करने वाले अगर कोई है तो वो आचार्य नागार्जुन जी हैं। आगे, आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधि के साथ साथ रासायन औषधि का भी उपयोग करने का सलाह दिया था। फिर से आचार्य नागार्जुन जी ने वनस्पति औषधि के साथ साथ में उन्होंने रासायन औषधि का भी उपयोग करने का सलाह दिया था। जैसे कि पारे की भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग करने का प्रयोग, शुरुआत उन्हीं से ही मानी जाती है। मतलब नागार्जुन ने पारे को भस्म करके औषधि का उपयोग करने का प्रयोग की शुरुआत सबसे पहले नागार्जुन ने ही किया था। नालंदा विद्यापीठ में रासायन विद्या का अध्ययन और संशोधन के लिए रासायनशाला और भट्टियां भी बनाई गई थी। ठीक है, रासायन शास्त्र के ग्रंथ मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकार की विष और अलग अलग प्रकार के क्षार और धातुओं के भस्म का वर्णन भी इस रासायन शास्त्र में या रासायन विद्या में बताया गया है। ठीक है, फिर से इनमें कौन कौन से ग्रंथ से? रासायन शास्त्र में मुख्य रस, उपरस और 10 प्रकार के विष तथा अलग अलग प्रकार के क्षारों और धातुओं के भस्म करने का वर्णन भी रासायन विद्या में बताया गया है। क्लियर बेटा यहाँ तक? आगे बात करते हैं, रासायन विद्या की पुस्तक धातु से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी दिखाई देती है। ये एक उदाहरण याद रखना, धातु से बनी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, ये भी रासायन विद्या से प्राप्त हुआ था। बिहार के सुल्तानगंज से मिली हुई बुद्ध ताम्र मूर्ति, जो लगभग कितनी ऊंची बड़ा? 74, कितना? 74 फुट ऊंची है बड़ा। इसका जो वजन बड़ा वो 1 टन है। और जबकि नालंदा से मिली हुई बुद्ध की जो मूर्ति है बड़ा वो 18 फुट ऊंची है बड़ा। कितनी फुट ऊंची है बड़ा? 18 फुट ऊंची है। इसमें से भी अधिक आश्चर्यचकित उदाहरण है। मतलब ये उदाहरण आपको याद रखना पड़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, धातु से बनी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं। फिर बिहार के सुल्तानगंज से मिली ताम्र मूर्ति 74 फुट ऊंची है, जिसका वजन 1 टन है बड़ा। और नालंदा से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति जो 18 फुट ऊंची है बड़ा और 7 टन वाला वजन और 24 फुट ऊंचा, 24 फुट ऊंचा विजय स्तंभ, इसे हम लोग किसको बोलते हैं? इससे बड़ा। ठीक है, विजय स्तंभ। ठीक है, इसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य दिल्ली में करवाया था। ठीक है, आज तक बरसात हो या धूप पड़ती हो या छाव में रहने के बाद भी लोह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। यह भारत का रासायन विद्या का उत्तम उदाहरण माना जाता है बेटा। आज तक इस लोह स्तंभ के अंदर आज तक बेटा, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे धूप पड़ रहा हो, चाहे छाव हो, उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी जंग नहीं लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो रासायन विद्या कितना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि बड़ा धातु कितना इंपॉर्टेंट है बड़ा, जिसके कारण आज भी यहाँ पर क्या हुआ है बड़ा, यहाँ पर जंग नहीं लगा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बड़ा कल के लेक्चर में बड़ा मैं आप लोगों को वैदिक विद्या और शैल चिकित्सा के बारे में डिटेल में समझाऊंगा
बहुत इजी चैप्टर है बेटा, आसान है, आप लोगों को याद कर लेना है। कल आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क पे दे रहा हूँ याद करने के लिए, नोटबुक में पॉइंट टू पॉइंट लिख करके याद करना, और एग्जाम में भी ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करना है ध्यान से समझ लो। एक क्वेश्चन आपको रसायन विद्या, दूसरा धातु विद्या, ये 2 क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिख करके याद करना है, ठीक है ना। याद कर लोगे ना। अगर आपको सारी चीजें समझ में आती है बेटा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको सारी चीजें समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और साथ साथ में शेयर भी कीजिए जिससे दूसरे की भी हेल्प हो जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।